नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे लैब बैक्टीरिया। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में देखेंगे कि बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया कितने के टाइप्स कितने होते हैं। तो फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है और ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। तो फिर ये फ्लैजिला जिसमें पाया जाता है वो फ्लैजिला प्रेजेंट वाले बैक्टीरिया को अलग कर लेंगे, अलग लिख लेंगे। और फ्लैजिला एब्सेंट जिनमें होता है उन बैक्टीरिया को हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है पाया जाता है जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है उन्हें तो हम ए टाइकस कह देते हैं। क्या क्या कहते हैं? ए टाइकस बैक्टीरिया। ए टाइकस बैक्टीरिया। और जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। फ्लैजिला एब्सेंट का मतलब इसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ए ट्राइकस कहते हैं, ए फॉर नॉन नॉट। और ट्राइकस ट्राइकस कहते हैं फ्लैजिला के लिए। तो ए ट्राइकस का मतलब हो गया जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। अब दूसरा हम देख लेते हैं फ्लैजिला प्रेजेंट, जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। यहाँ हम इसे चेंज कर लेंगे, प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट में यहाँ पर एब्सेंट लिख लेंगे कि फ्लैजिला एब्सेंट वाले जो है वो ए ट्राइकस होते हैं। और प्रेजेंट फ्लैजिला प्रेजेंट जिसमें पाया जाता है, तो प्रेजेंट जो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फ्लैजिला प्रेजेंट वाले कौन से होते हैं? मोनोट्राइकस, जिनमें एक फ्लैजिला होता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एक फ्लैजिला पाया जाता है उसे हम मोनोट्राइकस कहते हैं। एक सिरे पर एक से एक फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें जिनमें एम्फीट्राइकस एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जिनमें दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला पाया जाता है, उसे हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। एम्फी मतलब बोथ, दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला। ऐसे एक एक सिरे पर, दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो एम्फीट्राइकस। और तीसरा आता है सिफेलोटाइकस। सिफेलोट्राइकस में सिफेलोट्राइकस का मतलब होता है इसके ये एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाता है। एक सिरे पर, केवल एक सिरे पर फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाता है, उसे हम कहते हैं सिफेलोट्राइकस। ठीक है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, एक सिरे पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला पाया जाएगा, उसे हम सिफेलोट्राइकस कहेंगे। तीसरा आता है, चौथा आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस लोफोट्राइकस का मतलब होता है कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला दोनों सिरों पर पाया जाता है। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला दोनों सिरों पर पाया जाता है, इसे हम लोफोट्राइकस कहते हैं। तीसरा आता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब होता है कि पूरी बॉडी पर, पेरीट्राइकस पूरी पेरीफेरी पर, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर या पूरी पेरीफेरी पर फ्लैजिला पाया जाता है, उसे हम पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। और याद रखना है कि फ्लैजिला की स्टडी को हम ट्राइकोलॉजी कहते हैं। तो फ्लैजिला एब्सेंट जिनमें होता है उन्हें एट्राइकस, और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो होते हैं 5 प्रकार के फ्लैजिला: मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरिट्राइकस। ठीक है, तो तीन जो इस प्रकार के। और ट्राइकोलॉजी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ हेयर्स। स्टडी ऑफ हेयर को हम ट्राइकोलॉजी कहते हैं। अब देख लेते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स कौन से होते हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स कौन से होते हैं? यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि स्टडी ऑफ ट्राइकस या स्टडी ऑफ हेयर ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी ट्राइकोलॉजी किस क्या ट्राइकोलॉजी क्या कहलाया जाएगा? स्टडी ऑफ हेयर। स्टडी ऑफ हेयर, इसे हम कहेंगे ट्राइकोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें आएंगे प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आएंगे प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये जो किंगडम है, ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक में आते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक फाइलम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जबकि बाकी सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेम्ब्रेन में देख लीजिए, इनमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं इसमें तो प्रेजेंट। ऐसे ऑर्गेनेल्स जिसमें मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक्स का जो है क्लासिफिकेशन न्यूक्लियस के हिसाब से किया गया है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के हिसाब से किया गया। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे यूकैरियोटिक कहते हैं। कैरियोट से मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन। डीएनए डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए हम कहेंगे कि डीएनए इज नॉट नेकेड, नेकेड नहीं होता। डीएनए इज नॉकेड मतलब हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है? पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है। और डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है फास्फेट आयन की वजह से। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम होता है और न्यूक्लियोलस होता है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन भी होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि एक एक कंपार्टमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि एक कंपार्टमेंट हो गया राइबोसोम का, एक कंपार्टमेंट हो गया न्यूक्लियस का, एक कंपार्टमेंट हो गया जिसमें हो गया गोल्जी बॉडी, एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, मतलब सब एक एक का सबका कंपार्टमेंट अलग अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है? अलग अलग कंपार्टमेंट हो गए। क्यों? इसलिए हम कहेंगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है। डीएनए सर्कुलर होता है। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। डीएनए एंड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, डीएनए सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार का होता है, और साइटोसोल में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। 80S प्रकार का राइबोसोम साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम साइटोसोल में होता है। अब हम देख लेते हैं सेल के बारे में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। जैसे कि सेल के सबसे बाहर की तरफ सेल वाल होती है। प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ सेल वाल होती है, और उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। अगर हम सेल वाल को अलग कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे? बाकी शेष भाग को प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। ऐसी प्रोटोप्लास्ट के सेल में जो एनिमल सेल होती है, उसके बाहर क्या बचेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी, और उसके अंदर का पूरा भाग प्रोटोप्लाज्म कहलाता है।
सेल के सबसे बाहर वाला भाग सेल वाल, और सेल वाल को अलग कर दें तो अंदर का प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में सबसे बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा और बाकी सब सारा अंदर का भाग प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म में दो भाग होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में दो दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के बाहर के मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर के न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियस में सबसे बाहर की तरफ डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, और उस अंदर से न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में ही ऐसे ही साइटोप्लाज्म को हम देखेंगे। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और साइटोसॉल होता है। साइटोसॉल अलग होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स उसमें होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य बात है। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, या तो ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, या फिर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। कैसे? ए मेम्ब्रेनस होंगे या फिर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। अब हम इनमें दोनों तरह के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। राइबोसोम होता है। जो राइबोसोम के बाहर की तरफ कोई किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये केवल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके आरएनए को हम क्या कहते हैं? आरआरएनए कहते हैं, और प्रोटीन्स होता है। ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। एनिमल सेल्स में कौन सा? 70s प्रकार का, और साइटोसोल में 80s प्रकार का होता है, जबकि प्लांट सेल में केवल 70s प्रकार का पाया जाता है। दूसरा आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और ये सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम में केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। और फिर तीसरा आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम न्यूक्लियस में ही राइबोसोम की का फॉर्मेशन होता है। अब हम देख लेते हैं मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं? तो मेम्ब्रेनस और सेल ऑर्गेनेल्स में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो डबल मेम्ब्रेनस और सिंगल मेम्ब्रेनस। तो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स और सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होंगे? जिसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाएंगी। ऐसे ऑर्गेनेल जिसमें दो प्रकार की मेम्ब्रेन होगी, आउटर इनर। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड, प्लास्टिड में आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। और इसके अलावा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। प्लास्टिड केवल प्लांट में पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस केवल और न्यूक्लियस दोनों एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। तीसरा आता है लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। इन तीनों को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी आते हैं। ये वैक्यूल ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है। तो चारों हो गए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, और तीसरा आता है माइक्रो बॉडी, माइक्रो बॉडीज एंड साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, माइक्रो बॉडीज एंड साइटोस्केलेटन।
अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड में कौन कौन से आते हैं? प्लास्टिड में ये एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी, सॉरी ये प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में ये नहीं पाए जाती हैं। सही है, प्लांट्स में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है प्लास्टिड, क्योंकि यूग्लिना क्या है? प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है। क्यों है? क्योंकि उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और प्रकाश की उपस्थिति में भी अपना भोजन स्वयं बना लेता है यूग्लिना। इसलिए दो जगह हमने प्लास्टिड देखने को मिलता है, प्लांट्स और यूग्लिना में। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट, 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 प्रकार के हो गए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम क्लोरोप्लास्ट में देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर को देते हैं, जबकि ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और ल्यूकोप्लास्ट किसी तरह का कोई कलर नहीं देता है, कलर लेस होते हैं। ये केवल स्टोरेज का काम करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर देते हैं ये, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रीन लीव्स में ये पाए जाते हैं, जो ग्रीन है ग्रीन लीव्स में पाए जाते हैं, या फिर कोई जो शाकीय पौधे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनमें ग्रीन होते हैं, तो उसके कारण होते हैं, उनकी टहनी भी, उनकी तना भी ग्रीन होता है। अब क्रोमोप्लास्ट की बात है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, ये फ्लावर में कलर देते हैं, फ्रूट्स में कलर देते हैं, कलर देते हैं। तो फ्रूट कलरफुल होते हैं, फ्लावर कलरफुल होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है, और इसमें ये स्टोरेज का काम करता है, इसमें फूड का स्टोरेज होता है। ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो कि क्या काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च, स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करते हैं एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं, ब्लास्ट कहलाते हैं। दूसरा आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट को का दूसरा नाम है प्रोटीनोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। क्यों है प्रोटीनोप्लास्ट? क्योंकि ये प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट को प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। तीसरा आता है इलायोप्लास्ट। तीसरा आता है इलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट क्या काम करते हैं? ये ऑयल एंड फैट्स को स्टोरेज करते हैं। इसे हम इसीलिए ऑयल स्टोरेज करने का लिपिडोप्लास्ट भी कहते हैं। इलायोप्लास्ट को हम लिपिडोप्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑयल एंड फैट्स का स्टोरेज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज ये कहाँ होती हैं? माइक्रो बॉडीज प्लांट में पाई जाती हैं और एनिमल में भी प्रेजेंट होती हैं।
एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं माइक्रो बॉडीज। कौन कौन सी होती हैं? पहली है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम पहली है परऑक्सीसोम। दूसरी होती है ग्लाइऑक्सीसोम और चौथी स्फेरोसोम। स्फेरोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और स्फेरोसोम। परऑक्सीसोम प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ग्लाइऑक्सीसोम केवल प्लांट में पाई जाती है और स्फेरोसोम्स प्लांट प्लांट में पाए जाते हैं। स्फेरोसोम को प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं क्योंकि ये प्लांट में पाए जाते हैं केवल, और काम इनका लाइसोसोम जैसा ही होता है। इसके बाद आता है साइटोस्केलेटन। इसके बाद क्या देखें, क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जैसे कि माइक्रो बॉडीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन में क्या आता है? साइटोस्केलेटन में आएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। तीसरा आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट प्लांट और एनिमल, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। जबकि माइक्रोफिलामेंट केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। माइक्रोफिलामेंट एनिमल सेल में और इंटरमीडिएट फिलामेंट प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, देखो माइक्रोट्यूबुल्स हो गया, माइक्रोफिला वो और माइक्रो बॉडीज हो गया। अब इसके बाद अगला है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस देख लेते हैं। अब डिफरेंस शुरू करते हैं, चलो ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। पहला डिफरेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, इसी कारण हम इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और प्रो मतलब आद्य प्रकार की प्रिमिटिव टाइप की होती है, और प्रिमिटिव टाइप का मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें ये अगला देखेंगे मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जब मेम्ब्रेन नहीं होती है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे इसके अंदर, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें जब मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, एमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इधर भी यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी एमेम्ब्रेनस और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब सीधा सा है कि एमेम्ब्रेनस और सेल ऑर्गेनेल्स तो दोनों में होते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स केवल यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं। नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, जब मेम्ब्रेन नहीं होगी तो कोई किसी तरह का कोई कंपार्टमेंट नहीं बनेगा, इसलिए नो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट भाग है कि यूकैरियोटिक में कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है। पांचवा है राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोट्स में राइबोसोम 70S और 80S दोनों प्रकार का होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होता है, जबकि 80S प्रकार का राइबोसोम 80S प्रकार का राइबोसोम साइटोसोल में पाया जाता है। साइटोसोल लिखना है, साइटोप्लाज्म नहीं लिखना है, यहाँ पर साइटोसोल में पाया जाता है। और हमने बता दिया है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स को सबको मिलाकर हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम कंडीशन इसमें यूकैरियोट्स में पाई जाती है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तब एक आरएनए एमआरएनए पर कई सारे राइबोसोम लग जाते हैं और पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। मैनी राइबोसोम अटैच टू वन एमआरएनए स्ट्रैंड, एक एमआरएनए स्ट्रैंड पर कई सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक एमआरएनए स्ट्रैंड पर केवल एक ही राइबोसोम अटैच होता है, इसलिए हम इसे मोनोराइबोसोम कहते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, मोनोराइबोसोम, क्योंकि एक ही राइबोसोम अटैच होता है तो ये मोनोराइबोसोम कंडीशन होती है, जबकि वहां पर पॉलीराइबोसोम कंडीशन होती है। तो वन राइबोसोम अटैच टू वन एमआरएनए। डीएनए नेकेड होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाई जाती है। डीएनए नेकेड होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का होता है। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन होता है, नेकेड नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। लास्ट है, आठवां है सर सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है साइड न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो लीनियर और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों प्रकार के डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में केवल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही पाया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी, प्लाज्मिड भी पाया जाता है। सेल वॉल अब कैसी होती है, सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं।